सोचे, जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और एक छोटी सी फाइल आगे बढ़ाने के लिए भी आपको चाय पानी मांगा जाता है, या फिर बड़ी कंपनियां सिर्फ रिश्वत देकर अपने फायदे के लिए पॉलिसीज बदलवा लेती हैं। यही है करप्शन, जो हमारे सिस्टम की जड़ तक घुस चुका है। करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्राइबरी और एम्बेजलमेंट, ये एक्चुअली अब्यूज ऑफ पावर है, जो हमारी इकोनॉमी को कमजोर करता है, पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ता है और नेशनल सिक्योरिटी तक को रिस्क में डाल देता है। इंडिया ने इससे लड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, लोकपाल एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डिजिटल रिफॉर्म्स, लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है या फिर हमें और बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे यूपीएससी सिविल 360, जहां बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो चलिए आज करप्शन के इस कॉम्प्लेक्स इशू पर गहराई से बात करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ग्लोबली फैली हुई है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? और असल में करप्शन से हमारा मतलब क्या है? What exactly do we mean? Let's unpack this. बिल्कुल। देखिए, करप्शन शब्द खुद लैटिन के corruptus से आया है, जिसका मतलब है टू अब्यूज और डिस्ट्रॉय। फंडामेंटली ये है पब्लिक पोजीशन या पावर का मिसयूज अपने निजी फायदे के लिए। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसे ऐसे ही डिफाइन करता है। इसे समझने का एक तरह का फॉर्मूला भी है। करप्शन इक्वल्स टू मोनोपोली पावर प्लस डिस्क्रेशन माइनस अकाउंटेबिलिटी प्लस इंटेग्रिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी। मतलब जहां पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑफिशियल्स को डिसीजन लेने की काफी छूट है, डिस्क्रेशन है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कम है, वहां करप्शन के लिए आप कह सकते हैं फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है। ये फ्रेमवर्क तो काफी क्लियर है। तो इस फ्रेमवर्क में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? व्हाट्स द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड? तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स देखें 2022 का, तो इंडिया की रैंक 180 देशों में 85th है। ये स्कोर दिखाता है कि अभी भी मतलब एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है हमारे सामने। और चिंता की बात यह है कि पिछले दशक में इंडिया का स्कोर काफी हद तक स्टैग्नेंट रहा है। स्टैग्नेंट रहा है। हाँ। इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो उतनी तेजी से नहीं हुई है। एक्चुअली कुछ सोर्सेस तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ मैकेनिज्म्स जो करप्शन रोकने के लिए बनाए गए थे वो शायद कमजोर हो रहे हैं। स्टैग्नेंट स्कोर, ये वाकई चिंता का विषय है। तो इसका मतलब करप्शन सिर्फ पैसों का लेन देन, मतलब ब्राइबरी ही नहीं है, इसके और भी फॉर्म्स होते हैं। एग्जैक्टली। ये ब्राइबरी से कहीं ज्यादा ब्रॉड है। करप्शन के कई चेहरे हैं, कई फेसेस हैं। एक है ग्रैंड करप्शन, इसे पॉलिटिकल करप्शन भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स पर होता है, जहां पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करके, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में घोटाला करके। मतलब जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक सिस्टम्स को ही मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा करप्शन अक्सर उन देशों में ज्यादा होता है जहां ओवरसाइट कमजोर हो या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स हों। ओके, ये तो हुई हाई लेवल बात। उस करप्शन का क्या जो आम आदमी को ज्यादा अफेक्ट करता है? उसे कहते हैं पेटी करप्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। ये वहां होता है जहां सिटीजन्स का डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जैसे लाइसेंस लेने में, पुलिस स्टेशंस में या बेसिक पब्लिक सर्विसेज एक्सेस करने में। फिर आता है सिस्टमैटिक करप्शन। ये तब होता है जब करप्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस के डिजाइन में ही मतलब इनग्रेन्ड हो जाता है। वो एक नॉर्म बन जाता है, एक्सेप्शन नहीं। इसके अलावा एम्बेजलमेंट यानी फंड्स का गबन, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली, क्रोनियज्म या फेवरेटिज्म, अंडर द टेबल डील्स, चुनावी गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब करप्शन के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। बाप रे, लगता है करप्शन कई नकाब पहनता है। लेकिन ये इतना फैलता क्यों है? मतलब इसके पीछे असली कारण, व्हाट रियली फ्यूल्स इट? व्हाट आर द रूट कॉजेज, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, कारण तो काफी मल्टी लेयर्ड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। हम इन्हें कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इसमें आते हैं सिस्टेमिक इश्यूज, जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन होना, मतलब ऑफिशियल्स को मनमानी करने की पावर, ऑफिशियल सीक्रेसी के नॉर्म्स और बहुत ज्यादा रिजिड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता और अकाउंटेबिलिटी कम होती है तो करप्शन को पनपने का मौका मिलता है। और एक फैक्टर है करप्शन से लड़ने के लिए एक मजबूत पब्लिक फोरम की कमी। हिस्टोरिकली हमने देखा है, जैसे बोफर्स घोटाला 1986,
चारा घोटाला 1996 या टेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम 2002, इन सब में सिस्टमिक वीकनेसेस, ट्रांसपेरेंसी की कमी और कमजोर ओवरसाइट का फायदा उठाया गया। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात की, इसमें इलेक्शंस का क्या रोल है? हमारे सोर्सेज इलेक्शंस और करप्शन के लिंक पर क्या कहते हैं? इलेक्शंस, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। इंडिया में चुनाव लड़ने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस है। इससे एक प्रेशर बनता है फंड्स रेज करने का, जो अक्सर इलिसिट चैनल से आता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इन्फ्लुएंस खरीदा जाता है पॉलिटिशियंस को ब्राइब देकर, और फिर पॉलिटिशियंस शायद ब्राइब का इस्तेमाल करें वोट सिक्योर करने के लिए या चुनाव के बाद फेवर देने के लिए। वो 2008 का कैश फॉर वोट स्कैंडल याद है? हाँ बिल्कुल। वो इसका एक रिमाइंडर है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी एक मेजर एरिया है। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट बताता है कि इंडिया में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए एवरेज ब्राइब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का करीब 15% तक हो सकती है। 15%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। क्या और भी इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं? हाँ, एक और क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल इशू जो सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं वो है कुछ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की परसीव्ड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। जब सीबीआई जैसी एजेंसीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिखती हैं तो उनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने की एबिलिटी पर सवाल उठता है, खासकर पावरफुल लोगों के खिलाफ। ये इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस तो काफी क्रिटिकल लगती हैं। सोसाइटल एस्पेक्ट्स के बारे में क्या हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? बिल्कुल। दूसरा मेजर फैक्टर है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कुछ एनालिसिस ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर उतना जोर नहीं है जितना रोट लर्निंग पर है। ये शायद अनजाने में ही डिसऑनेस्टी के प्रति टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। और ज्यादा चिंता की बात यह है कि समय के साथ करप्शन से जुड़ा जो सोशल स्टिग्मा है वो शायद कम हुआ है। ऐसा लगता है कि समाज के कुछ हिस्सों में इसे लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस या रेजिग्नेशन आ गई है, जैसे लोग इसे बदलने में खुद को पावरलेस महसूस करते हों। वो लॉर्ड एक्टन की फेमस कोट है ना, हाँ, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है ये करप्शन को परपेचुएट करती है। ये सोचने वाली बात है, करप्शन का नॉर्मलाइजेशन। और क्या कारण है इसके पीछे? तीसरा कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जिसे कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं। एक है लो रिम्यूनरेशन, मतलब कुछ पब्लिक सेक्टर जॉब्स में कम तनख्वाह। जब हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी में सरकारी तनख्वाहें काफ़ी नहीं होती तो कुछ ऑफिशियल्स अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए इलीगल तरीके अपना सकते हैं। जैसे पुलिस विभाग में कम वेतन को अक्सर करप्शन का एक कारण बताया जाता है। दूसरा पॉइंट है इंटेंस कंपटीशन। पावर, पोजीशन, जॉब्स, एजुकेशनल सीट्स, इन सब के लिए इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि लोग अनफेयर मींस इस्तेमाल करने को तैयार हो जाते हैं। और लोग इसमें शामिल क्यों होते हैं? क्या सिर्फ लालच है या कुछ और वजहें भी हैं? वहीं से आता है कलेक्टिव एक्शन के तहत तीसरा पॉइंट, इंडिविजुअल रीजनिंग। लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में क्यों एंगेज होते हैं? सोर्सेज कई कारण बताते हैं। पकड़े जाने का डर कम होना, पकड़े जाने पर भी सजा का सख्त न होना, एक तरह की फ्यूटिलिटी की भावना कि सिस्टम तो बदलेगा नहीं, सिस्टम ही ऐसा है, साथियों का दबाव, या बस ये मानना कि काम करवाने का यही तरीका है, ये एक माइंडसेट बन जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, नॉर्म्स, कलेक्टिव एक्शन इश्यूज, कुछ और भी? आखिर में है फंक्शनल इश्यूज। एक तरफ हमारे पास कागज पर तो काफी मजबूत कानून और पॉलिसीज हैं, लेकिन पुअर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम एक एग्जाम्पल है जहां एंटी करप्शन मेजर्स तो थे, लेकिन उनकी ओवरसाइट और इम्प्लीमेंटेशन में सीरियस कमियां थीं। दूसरा फंक्शनल इशू है ओपेक सिस्टम। जब प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जब इंफॉर्मेशन तक पब्लिक की इजी एक्सेस नहीं होती, तो अकाउंटेबिलिटी तय करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी की ये कमी करप्शन के लिए मौके बनाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस में ट्रांसपेरेंसी की कमी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां अनाज की लीकेज और डाइवर्जन संभव हो पाता है। अच्छा, तो जड़ें वाकई काफी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इंडिविजुअल, फंक्शनल। अब इसका असर क्या होता है? व्हाट्स द रियल डैमेज? भारत के विकास और प्रगति पर करप्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव बहुत ही विनाशकारी और मल्टी डायमेंशनल है। चलिए इकोनॉमिक कॉस्ट से शुरू करते हैं। करप्शन सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा करता है। रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट एलोकेशन होता है, मार्केट्स डिस्टॉर्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। एक अनुमान के मुताबिक टैक्स इवेजन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस होता है। और करप्शन की वजह से प्रोजेक्ट्स में देरी होने से एक और बड़ा कॉस्ट जुड़ता है,
करीब 40,000 करोड़ रुपए सालाना का अनुमान है। करप्शन एक अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट भी बनाता है, जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों को डिस्करेज करता है। 2 लाख करोड़ सालाना सिर्फ टैक्स इवेजन से, ये तो बहुत बड़ी रकम है। सोशल इम्पैक्ट क्या है इसका? ये आम आदमी को कैसे इफेक्ट करता है? 2G स्पेक्ट्रम या कोलगेट 2012 जैसे हाई प्रोफाइल स्कैम्स ने पब्लिक ट्रस्ट को बहुत ठेस पहुंचाई थी। करप्शन जरूरी सेवाओं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, साफ पानी, इन तक एक्सेस को भी रोकता है, खासकर गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए। सोर्सेज बताते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में करप्शन की वजह से फंड एम्बेजलमेंट, एक्सपायर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी समस्याएं हुई, जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ा। ये वाकई चिंताजनक है, खासकर जब जरूरी सेवाओं पर असर पड़े। क्या और भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं? हाँ, कई हैं। करप्शन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, क्योंकि वेल्थ का फेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आर्टिकल 19 के तहत गारंटीड है, को भी अंडरमाइन कर सकता है। जब मीडिया हाउसेज, पॉलिटिशियंस और लॉबिस्ट के बीच सांठ-गांठ हो जाती है, तो फेक न्यूज और पेड न्यूज का कल्चर बढ़ सकता है, जो पब्लिक डिस्कोर्स को डिस्टॉर्ट करता है। ह्यूमन राइट्स पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब जस्टिस सिस्टम में करप्शन होता है या पब्लिक ट्रस्ट कम होता है, तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कमजोर होती है और जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। करप्शन महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज और पब्लिक रिसोर्सेज तक पहुंच को सीमित कर सकता है। यहां तक कि सेक्सटॉर्शन या सेक्सुअल ब्राइबरी जैसे जेंडर स्पेसिफिक फॉर्म्स भी हैं। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्टडी ने बताया कि जिन देशों में रिश्वतखोरी ज्यादा है, वहां चाइल्ड बर्थ के दौरान मरने वाली माताओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है करप्शन समाज के लगभग हर पहलू को छूता है। पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल स्फीयर्स का क्या? बिल्कुल। पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। करप्शन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ही कमजोर करता है। ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस को डिस्टॉर्ट करता है, चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है और ऐसी पॉलिसीज बनवाता है जिनसे कुछ चुनिंदा लोगों का फायदा हो, पब्लिक गुड का नहीं। ये रूल ऑफ लॉ को क्षति पहुंचाता है, जिससे कानूनों का सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट होता है और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही कम होती है। फिर आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट। करप्ट प्रैक्टिसेस अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जैसे पोचिंग, इल्लीगल लॉगिंग, जहरीले कचरे की डंपिंग, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को बाईपास करना। फॉर एग्जाम्पल, सोर्सेज बताते हैं कि गेंडे के सींग का अवैध व्यापार कुछ हद तक ऑफिशियल्स और डीलर्स के बीच करप्शन की वजह से जारी है। और नेशनल सिक्योरिटी, वहां करप्शन कैसे खतरा बनता है? करप्शन के गंभीर नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं। अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन के बीच लिंक्स होते हैं। अपराधियों, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का गठजोड़ इल्लीगल एक्टिविटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग को फैसिलिटेट कर सकता है और पोटेंशियली एंटी नेशनल एलिमेंट्स को भी सपोर्ट कर सकता है। करप्शन के कारण संसाधनों का असमान वितरण कुछ क्षेत्रों में सोशल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को भी हवा दे सकता है। इसके अलावा ये देश को फॉरेन एक्टर्स के अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रति वल्नरेबल बना सकता है, जो इन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। ये तो सचमुच एक मल्टी हेडेड हाइड्रा है, जिसके दूरगामी परिणाम हैं। तो इतनी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, तो इसे कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? क्या फ्रेमवर्क मौजूद है? इंडिया ने सालों से एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया है। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कई की बॉडी शामिल हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 सेंटर में लोकपाल और स्टेट्स में लोकायुक्तास ओम्बड्समैन स्थापित करता है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच करते हैं। फिर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC), जो गवर्नमेंट में इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए नोडल एजेंसी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) करप्शन केसेस के लिए प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग देखती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) सरकारी खर्च का ऑडिट करके मिसमैनेजमेंट का पता लगाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) चुनावों में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करती है। ये तो कई इंस्टीट्यूशंस हो गए। कानूनों के बारे में क्या? हमारे पास क्या लीगल टूल्स हैं? एक महत्वपूर्ण लीगल फ्रेमवर्क भी है। इसका कोर्नरस्टोन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, जिसे अमेंड किया गया था। ये रिश्वत लेने वाले पब्लिक सर्वेंट के लिए मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा देता है और रिश्वत देने वाले को भी लायबल बनाता है। इसके अलावा हमारे पास फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है, जो भागे हुए इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी जब्त करने में मदद करता है।
विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठते रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013, जिसके तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेट करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010, जो फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। और हाँ, लैंडमार्क राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005, जिसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में क्रूशियल रोल निभाया है। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम का खुलासा इसका एक बड़ा उदाहरण है। इंडियन पीनल कोड IPC के रेलेवेंट सेक्शंस जैसे 169 और 409 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 का रोल तो वाकई ट्रांसपेरेंसी लाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्या जुडिशरी ने भी इसमें एक्टिव रोल निभाया है? हाँ, जुडिशियल एक्शन भी कई बार क्रूशियल रहा है। एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सुब्रमण्यम स्वामी केस 2014 में था, जहां उन्होंने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। ये सेक्शन CBI को जॉइंट सेक्रेटरी रैंक और उससे ऊपर के ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने को कहता था। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये 2014 का डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा 2003 से, जिससे कई पुराने मामलों से वो कवच हट गया। ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो रहा है हर फील्ड में। इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ऑफ प्लेटफॉर्म, इनका मकसद है सर्विसेज को डायरेक्टली और ट्रांसपेरेंटली डिलीवर करना, जिससे ह्यूमन इंटरफेस कम हो और पेटी करप्शन के मौके घटें। गवर्नमेंट मार्केटप्लेस जेम पोर्टल, जो ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए है, उसने सरकारी खरीद में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ाई है और करप्शन के रिस्क कम किए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स को भी एक्सप्लोर और यूज किया जा रहा है पैटर्न्स डिटेक्ट करने, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने और पोटेंशियल करप्शन हॉटस्पॉट्स प्रिडिक्ट करने और मॉनिटरिंग इंप्रूव करने के लिए। और इसमें सिविल सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन है? उन रोल है, वो वॉचडॉग्स की तरह काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लेते हैं। जैसे आई पेड अ ब्राइब जैसे प्लेटफॉर्म्स नागरिकों को रिश्वत के मामले रिपोर्ट करने देते हैं, जिससे डेटा बनता है और प्रेशर क्रिएट होता है। फिफ्थ पिलर जैसी NGOs ने तमिलनाडु में 0 रुपी नोट कैंपेन चलाया, जो नागरिकों के लिए रिश्वत की मांग को मना करने और अपना विरोध जताने का एक सिंबॉलिक टूल था। तो हमारे पास कानून है, एजेंसीज हैं, जुडिशियल एक्शन है, टेक्नोलॉजी है, सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स हैं। ये सब सुनने में तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लगता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, इंडिया का स्कोर स्टैग्नेंट है। तो इन मेजर्स की इफेक्टिवनेस में क्या रुकावटें आ रही हैं? व्हाट आर द हिंड्रेंसेस? हाँ, इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के बावजूद कई महत्वपूर्ण हिंड्रेंसेस बनी हुई हैं। एक बड़ा इशू है डिलेड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अक्सर कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटीज होती हैं और ढेरों डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने में समय लगता है। दूसरा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विभिन्न एजेंसीज के बीच, CBI, स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरोज, ACBs, डिपार्टमेंटल विजिलेंस यूनिट्स, इनके बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। एजेंसीज के अंदर सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें ऑडिटर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, लॉयर्स वगैरह से एडिक्वेट सपोर्ट चाहिए। और खुद जुडिशियल प्रोसेस? हाँ, ओवरबर्डन जुडिशरी एक मेजर बॉटलनेक है। भारतीय अदालतों में करीब 3 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो करप्शन केसेस भी लंबे समय तक चलते हैं, जस्टिस डिलेड हो जाता है। एक CBC रिपोर्ट के मुताबिक CBI द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए लगभग 6,841 करप्शन केसेस अदालतों में पेंडिंग थे, जिनमें से 3113 मामले तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने थे। फिर आते इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। कानून कितने भी मजबूत हों, अगर पॉलिटिकल विल की कमी है या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन कमजोर हो जाता है। इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म्स में भी कमजोरियां हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन की कमी और इंडिपेंडेंस का अभाव। और लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस कैसी रही है? इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस में वैकेंसी एंड परफॉर्मेंस इश्यूज भी हैं। लोकपाल एक्ट 2013 में आया, लेकिन पहले चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट 2019 में हुई, यानी ये बॉडी इफेक्टिवली 6 साल तक ऑपरेशनल नहीं थी। और इसके परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि कितने हाई प्रोफाइल केसेस में इसने प्रोसिक्यूशन सिक्योर किया है। एक और टर्म जो काफी चर्चा में रहता है वो है लॉबिंग। क्या ये भी करप्शन का एक फॉर्म है या कुछ अलग है? सोर्सेज इसे कैसे डिफाइन करते हैं, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? लॉबिंग, हाँ, ये एक ट्रिकी इशू है।
ये डेमोक्रेसी में एक लेजिटिमेट रोल निभा सकता है, पॉलिसी मेकर्स को अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप से इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव्स देकर। प्रॉब्लम तब आती है जब लेजिटिमेट एडवोकेसी और अनड्यू इन्फ्लुएंस या सीधे सीधे करप्शन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लॉबिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इंडिया में फिलहाल स्पेसिफिक लॉबिंग लॉज नहीं है, लेकिन हाल के स्कैंडल्स के बाद इसे रेगुलेट करने का प्रेशर बढ़ा है। चैलेंज ये है कि लॉबिंग को करप्ट प्रैक्टिसेस को लेजिटिमाइज किए बिना साफ तौर पर डिफाइन कैसे किया जाए। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कौन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और कैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी हो बिना जेन्युइन डायलॉग को रोकें। लेजिटिमेट एक्सेस और अनड्यू इन्फ्लुएंस को रोकने के बीच सही बैलेंस बनाना की है। लॉबिंग एक्टिविटीज, खर्च और पॉलिसी मेकर्स के साथ मीटिंग्स की जानकारी तक यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक कदम हो सकता है। सही बात है, वो बैलेंस को खोजना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी चैलेंजेस हैं, आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? भारत इस लड़ाई को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? हमारे सोर्सेज क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जरूरी है। पहला, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और मजबूत करना होगा, उन्हें एडिक्वेट रिसोर्सेज देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना, उनकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करना। जुडिशरी को भी सपोर्ट करना होगा ताकि केस डिस्पोजल तेज हो सके। मीडिया का रोल भी इंपॉर्टेंट है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को मजबूत करना, सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट करना और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए मीडिया को जवाबदेह बनाने के मैकेनिज्म्स डेवलप करना। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC की रिकमेंडेशंस लागू की जा सकती हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरोज को स्टेट विजिलेंस कमीशंस के तहत लाना, राज्यों की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट्स को मजबूत करना, एजेंसीज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना और पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए क्लियर कोड ऑफ एथिक्स बनाना। पॉलिसी लेवल पर क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? और पॉलिसी मेजर्स के मोर्चे पर कॉर्पोरेट सीक्रेसी, फॉरेन ब्राइबरी और प्रोफेशनल इनेबलर्स जैसे बैंकर्स, लॉयर्स जो करप्शन फैसिलिटेट करते हैं की भूमिका पर नकेल कसने की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी यानी कि NACS बनानी चाहिए, जिसके पिलर्स हो सकते हैं सिटीजन एंगेजमेंट को बढ़ावा देना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इंटेग्रिटी बढ़ाना, गवर्नेंस ओवरसाइट बढ़ाना, वल्नरेबल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना, वर्कफोर्स को प्रोफेशनलाइज करना और एंटी करप्शन एजेंसीज को मजबूत करना। सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट्स, सिटीजन्स, बिजनेस कम्युनिटी को शामिल करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग, रिसोर्स एलोकेशन वगैरह के बारे में जानकारी जनता के लिए एक्सेसिबल, टाइमली और मीनिंगफुल बनाना। और इकोनॉमिकली क्या कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिफॉर्म सुझाए गए हैं? हाँ, इकोनॉमिक मेजरेंस क्रिटिकल हैं, खासकर पॉलिटिकल फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को रेगुलेट करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, शायद कैंपेन एक्सपेंडिचर को लिमिट किया जाए और फंडिंग सोर्सेज का डिस्क्लोजर अनिवार्य हो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का ऑप्शन भी डिबेट होता है और इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बढ़ाना होगा, खासकर विदेशों में जमा अपराध की कमाई को जब्त करने, कॉन्फिस्केट करने और वापस लाने में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF और ग्लोब नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें मदद कर सकते हैं। आखिर में सोसाइटल लेवल पे क्या किया जा सकता है? कल्चर चेंज की बात भी होती है। सोशल मेजर्स शायद लॉन्ग टर्म चेंज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पब्लिक एंगेजमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए बढ़ावा देना होगा। विसल ब्लोअर्स को मजबूत प्रोटेक्शन देनी होगी ताकि लोग बिना डरे करप्शन एक्सपोज कर सकें। लॉबिस्ट के लिए मैंडेटरी पब्लिक रजिस्टर्स स्थापित करना और लॉबिंग इंट्रैक्शंस की पब्लिक स्क्रूटनी को सक्षम बनाना कंसिडर किया जा सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंडामेंटल है। स्कूल करिकुलम में डिजिटल एजुकेशन और लिटरेसी को इंटीग्रेट करना और छोटी उम्र से ही ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जैसे एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देना जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक की फैक्टर माना जाता है। पावर के पोजीशंस पर महिलाओं का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन शायद इनविजिबल करप्शन जैसे सेक्सटॉर्शन के एंट्रेंच नेटवर्क्स को तोड़ने में मदद कर सकता है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकता है। विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 इस दिशा में एक कदम है। जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि करप्शन जैसी बुराइयां कहां से आती हैं, वो कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। उस ग्रीड से लड़ना होगा और उसे मैं क्या दे सकता हूं कि स्पिरिट से रिप्लेस करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो करप्शन भारत के लिए एक कॉम्प्लेक्स और गहरी जड़ें जमा चुकी चुनौती है। कोशिशें हो रही हैं मल्टीपल फ्रंट्स पर, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, लेकिन रुकावटें भी सिग्निफिकेंट हैं। आगे बढ़ने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए
जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी चेंजेस, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज़रूरी करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस वाला एक सोसाइटल शिफ्ट शामिल हो। एग्जैक्टली शायद करप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना संभव ना हो, लेकिन इसे मैनेजेबल लिमिट्स तक कंट्रोल करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और कलेक्टिव एक्शन ये बिल्कुल क्रिटिकल हैं अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बनने के अपने गोल्स को अचीव करना है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक स्ट्रिक्टर लॉज लाइक लोकपाल एक्ट रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग अलोन कैन एंड करप्शन इन इंडिया, या फिर हमें एक लार्जर सोशल चेंज की भी जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।